हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज के हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी चर्चा चल रही थी कॉकरोच के ऊपर। हम बात कर रहे थे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन के बारे में, और हमने कॉकरोच यानी कि तिलचिट्टा जो हमारे नॉर्मली घरों में पाया जाता है, ठीक है, डैम्प प्लेसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसकी जो बाह्य आकार की है, यानी कि जो इसका बाह्य स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे। और अब हम बात करने वाले हैं इसमें आगे ही किसके बारे में, इसकी आंतरिक आकार की के बारे में, यानी कि मॉर्फोलॉजी के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हम इसकी एनाटॉमी यानी कि आंतरिक जो कार्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसमें हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी बात करने वाले हैं, एनाटॉमी की। एनाटॉमी यानी कि आंतरिक आकार की। आंतरिक आकारिकी के बारे में। बाह्य आकारिकी हम पढ़ चुके हैं, मॉर्फोलॉजी, और हम आज चर्चा करेंगे आंतरिक आकारिकी के बारे में। यानी कि बेसिकली हम बात करेंगे इसके इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहां पर जो इसकी देह गुहा होती है, यानी कि हम बात करें इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, ठीक है, यह 3 भागों में बटी हुई होती है। 3 टाइप्स में ये डिवाइडेड होती हैं। कौन कौन से हो गए, देखिए हमें पता है जो आहार नाल होती है, जो देह गुहा होती है, बेसिकली उसमें हम बात करें तो ये फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, ये 3 भागों में विभाजित होती है, जिसको हम अग्रांत्र, मध्यांत्र व पश्चांत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हमारी चीज ये हो गई कि ये 3 भागों के अंदर बटी हुई होती है। ठीक है ना, पहले तो हमारी कौन सी हो गई, फॉरगट हो गई, मिडगट हो गई, हाइंडगट हो गई। ठीक है, अब इसके मुख में क्या होता है कि इसके मुख में एक ग्रसनी उपस्थित होती है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि छोटी नलिका जो होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। तो ये जो नलिका होती है, ठीक है, ये कंप्लीटली कहां तक, एंड भाग तक पाई जाती है। जिस तरह से हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर इसमें पाई जाती है, उसी प्रकार से इसमें ये उपस्थित होती है। लेकिन इसके जो भाग होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां हम पहले इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके पॉइंट्स को हम आराम से यहां पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, तो हम चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, चलिए, अब देखिए हम यहां पर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। आप मेरे साथ साथ स्ट्रक्चर को बनाइएगा तिलचट्टे का। ठीक है, चलिए, हमने इससे पहले भी इसका स्ट्रक्चर बनाया था। ये कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हम यहां भी बना देंगे। इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ये ठीक है, यहां पर हम इसके 2 संरचनाएं और बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। चलिए, यहां पर क्या हो गया, यहां आगे की तरफ हम बना देंगे इसका हेड पार्ट। ये ठीक है, ये इसका कैसा हो गया, ये इसका हेड पार्ट हो गया। ठीक है, जिसमें क्या है, हमने बात करी थी 2 तो इसमें सिंपल आई हो जाएंगी और कंपाउंड आई हो जाती हैं। ठीक है, जो कैसा विजन देती है, मोज़ेक विजन देती है यहां पे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करें तो यहां पे ये जो भाग होता है, ये कौन सा है, ये मुख का भाग है।
ठीक, आगे का भाग इसका मुख का भाग है। इस मुख के भाग से ही लगी हुई इसमें क्या होती हैं, यहां पर इसमें अंदर की तरफ जो है वो ग्रसनी खुलती है। ठीक है, देखिए ग्रसनी किस तरह से होती है। तो इसमें यहां से ये ग्रसनी शुरू होती है, पतले नुमा संरचना होती है, और आगे जाके कैसी होती है, ये आगे जाके यह थोड़ा ट्यूब में मतलब फैल जाती है इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे ग्रसनी का भाग हो गया। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब देखिए इसी ग्रसनी के भाग से आगे की तरफ हम बात करें, यहां पर इस वाले भाग से, ठीक है ना, यहां पर, यहां से इसके अंदर जो नीचे का भाग है ये कैसा है, ये ग्रसनी हो गई, और ये कैसी हो गई, ये ग्रसिका हो गई। ये तो ग्रसनी यहां से शुरू होती है और ये ग्रसिका का भाग हो गया। ठीक, तो चलिए पहले हम इसको बना लेते हैं पूरे को, ताकि आपको इससे दिक्कत ना हो इस डायग्राम को और अच्छे से बनाने में। तो यहां पर ये जो भाग है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो हिस्सा आपको फूला हुआ दिखाई दे रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, पेशनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिकली इसे हम पेशनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पे तो फेरिंक्स वाला भाग हो गया, और ये क्या है, इसकी ईसोफेगस है, और नीचे की तरफ क्या आती है, यहाँ पे ये पेशनी होती है, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये फूला हुआ भाग, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्रॉप बोलते हैं, यानी कि इसको हम क्रॉप बोलते हैं, जहां पे भोजन का संचय होता है। ठीक है, तो यहां से मुख के द्वारा क्या होता है, कई जो भोजन का पार्टिकल है, भाग है, वो लिया जाता है। ठीक है, और इसके यहाँ दोनों तरफ क्या होते हैं, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से, सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो किसका सीक्रेशन करते हैं, सलाइवा का सीक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने पेशनी वाला भाग बना दिया। ठीक है, चलिए अब इससे पहले हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि यहां पर हमें लार ग्रंथियां बनानी है। तो पहले हम ये हमने एक लार कुंड बनाया, ठीक है, इस तरह से, इस तरफ से इस तरफ भी क्या होगी, एक ये लार ग्रंथियां होंगी। इस तरह से, ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये सलेवरी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है, और इनमें क्या है, ये लार ग्रंथियां हैं जो क्या करती हैं, लार का स्त्रावण यानी कि लार का सीक्रेशन करती है, सलाइवा का सीक्रेशन करती हैं। ठीक है, चलिए अब इस डायग्राम को हम ये कंप्लीट करते हैं। तो ये तो कैसी हो गई, देखिए सबसे पहले हम इसका नाम यहीं से करते आते हैं। ये तो क्या हो गई इसकी, ये तो इसकी ग्रसनी हो गई। क्या हो गई है, इसकी ग्रसनी हो गई। ठीक है, साथ में यानी कि फेरिंक्स वाला पार्ट हो गया यहाँ पे, और ये क्या हो गई, यह इसकी ग्रसिका हो गई, यानी कि ईसोफेगस हो गई। तो इसको हमने क्या बोल दिया, इसे हमने ग्रसिका बोल दिया। ठीक है, ये क्या है, ये हो गई इसकी लार ग्रंथियां। ठीक, ये हो गई इसकी लार ग्रंथि, और इसको हमने क्या बोल दिया, ये हो गया इसका लार कुंड, जहां पे क्या होती हैं, जो लार है ये स्टोर्ड होती हैं। ठीक है, तो ये लार कुंड हो गया और ये लार ग्रंथियां हो गई। इसके बाद हम बात करें, इसके बाद में ये जो इसका फूला हुआ भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, यह कहलाता है शस्त या क्रॉप। इसको हम क्या बोल देते हैं, ये कहलाता है यहाँ पे ये वाला भाग शस्त, या इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्रॉप भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो फूला हुआ भाग है, ये जो फूला भाग है ये कहलाता है पेशणी। क्या कहलाता है, यह पेशणी कहलाता है। ठीक, अब देखिए यहीं पर क्या होता है, जो जंक्शन है बेसिकली इस जगह पे, तो यहीं पर कुछ ऐसे उभार उपस्थित होते हैं, ये इस तरह से। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 6 से 8 इनकी
संख्या होती हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? यह कहलाती हैं यकृतीय अंधनाल। क्या कहलाती हैं? यह यकृतीय अंधनाल, यानी कि हिपेटिक सिक्की यहाँ पे ये प्रेजेंट होती हैं बेसिकली, ठीक है ना। क्या होती है? ये हिपेटिक सिक्की प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलो, तो अब देखिए यहां पर से फिर क्या होती है, यहां से वापस से संरचना निकलती है, बिल्कुल पतली संरचना, और ये वापस से कुछ इस तरह से, यह इस तरह से कुछ संरचना बन जाती है। ये देखिए, ये ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये तो हो गई आहार नली। क्या हो गई ये हो गई यहां पर ये आहार नली, ठीक है। जो राउंड आपको दिखाई दे रही है क्या हो गई? इसकी आहार नली हो गई है, ठीक है। चलिए, अब इसमें नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ उभार, यानी कि यहाँ 100 से 150 संख्या में हम बात करें तो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स उपस्थित होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है ना, पीले तंतुओं के रूप में। तो ये पीले तंतुओं के रूप में कुछ उभार उपस्थित हैं। ये जो उभार हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलपिजियन ट्यूब्यूल, जो कि उत्सर्जित तंत्र का कार्य करते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे यहां पर मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स, मेलपिघी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, मेलपिघी ट्यूब्यूल कहलाएंगे। चलिए, अब देखिए यहां पर से अब ये जो हिस्सा है ये कहां जाएगा? ये सीधा हिस्सा जुड़ेगा किससे? मलाशय से। तो यहां पर ये कौन सा भाग हो जाएगा? यहां पर ये वाला भाग कहां जाएगा? मलाशय में, ठीक है। और इस मलाशय वाले भाग में इलियम, सीकम और कोलोन, 3 भाग इसके अंदर उपस्थित हैं, ठीक है। इलियम है और कोलोन है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो यहां पर इसके अंदर बेसिकली हम देखा जाए तो हमने इस तरह का यहां पर डायग्राम बना लिया है। ये किसका डायग्राम है? ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, आंतरिक आकार की है। यहां पे ये हमारे कॉकरोच की, यानी कि तिलचट्टे की, ठीक है। चलिए, तो थोड़ी सी इसकी हम डिजाइनिंग कर लेते हैं ताकि ये सुंदर दिखाई दे, ठीक है बच्चों। देखिए जाइए, आप भी मेरे साथ ऐसे ही डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। डायग्राम अच्छे होते हैं तो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। चलिए, थोड़ी सा हम आपका टाइम लेंगे और इसको अच्छे से करेंगे ताकि ये और सुंदर दिखाई दे, और इसके जो इंटरनल भाग हैं वो भी हमें अच्छे से दिखाई दे, ठीक है ना। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये इस तरह से उपस्थित होती हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए, अब ये जो मध्य का भाग है इसे हम अलग चौक से ड्रॉ कर देते हैं ताकि ये आपको विजिबल हो। ये हमारे फेरिंग से लेकर जो आहार नली है
बेसिकली ईसोफेगस है, ईसोफेगस तक का भाग है। कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पर क्या है, इस तरह से हम उभार बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अब ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यहां से, इस भाग को हम कर देते हैं यहां पर गहरा। अब साथ साथ में देखते जाइएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये जो भाग है पूरा आहार नली वाला, इसको हम अलग से यहां पर दिखा देते हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको भी बनाने की इंस्पिरेशन मिलेगी इसमें, और आप अच्छे से डायग्राम्स को बना पाएंगे। क्योंकि बेसिकली अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, जीव विज्ञान में बात करते हैं, तो डायग्राम ही क्या होती है इसमें, इस सब्जेक्ट की जान होती है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये इस तरह से कुछ। ये कहाँ चला चला गया इसका, ये इसका मलाशय वाला भाग हो गया। ठीक है, कहां तक चला गया ये इसके, ये भाग कौन सा हो गया, ये इसका, ये भाग हो गया इसका मलाशय। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए थोड़ी सी और हम इसमें कलाकारी कर लें, हल्की सी। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये जो मुंह है, इसको हमने क्या बोल दिया, चलिए और ये जिसके स्टाइलें हैं, ठीक है, एनएस स्टाइल जिसको हम बोलते हैं, इसको हम थोड़ा सा इस रंग से कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है, अरे वेरी गुड, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब ये कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, ठीक है बच्चों,
तो यहां पे क्या हो गया, जो हमारे तिलचट्टा है उसका ये डायग्राम यहां पर क्लियर हो गया, दिखाई दे रहा है अच्छा सा, क्लियर एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास विजिबल है। चलिए ठीक, तो यहां पे हमने किसकी बात करी, देखिए आगे की तरफ इसका मुख का भाग था, मुख में छोटी नलिका होती है जो कि किसमें खुल रही है, ग्रसनी में खुल रही है, यानी कि फेरिंग से फिर और इसोफिगस वाला रीजन है। ठीक है, ग्रसिका में एक पत्ती बितले वाले कोश में खुलती है। तो ग्रसिका में क्या है, एक पत्ती बितली है, पतली भित्ती वाला जो कोश है इसको हमने क्या बोला, शस्त्र बोला या क्रॉप बोला। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अन्नपुट भी बोलते हैं। अन्नपुट क्या है, यहां पे जो भोजन का है वो संग्रहण यहां पर होता है। तो इस वाले भाग में क्या हो रहा है, यहां पे भोजन का संग्रहण होता है। ठीक है ना, अब इसी के पीछे क्या होता है कि प्रोवेंट्रिकुलर होती है, यानी कि पेशियां उपस्थित होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रोवेंट्रिकुलर प्रेजेंट होती है, जिसमें मोटा एक वर्तुल पेशी स्तर होता है। ठीक है, इसमें क्या है, यहां पर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर बनता है। यह पेशी स्तर क्या है, 6 उपतचियों से मिलकर एक प्रकार से कह सकते हैं कि हम दांत की संरचना बनाता है। तो ये किस तरह से होता है, तो ये समझ कीजिए कि आप ये एक वर्तुल भाग हमने बता लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके भीतर यह है ऐसे 6, ऐसे क्या है उभार होके 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, तो ऐसे करके क्या होते हैं इसमें, ये ऐसे उपत्वची जो इसके अंदर है वर्तुल स्थान मोटी हो जाती है। तो ये मोटी होकर क्या बनाती है, एक तरह से हम कह देंगे कि ये मोटी होकर इस प्रकार से ये दांत की संरचना बना लेती है। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से शो कर देते हैं आपके लिए। तो ये क्या हो गया, ऐसे मोटी जो त्वचा होती है इसकी, ये मोटी होकर क्या बना लेती, इस प्रकार से मोटी होकर दांत की संरचना बनाती हैं, दांत की संरचना बनाती हैं। ठीक है, अब जो दांत की संरचना बन रही है तो इसमें क्या होगा कि इसी की हेल्प की वजह से क्या करेंगे, ये अपने भोजन को क्रश करेंगे। अब ये कैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं जिगजैग टाइप में होते हैं। ठीक है, तो ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे। तो इस तरह से जो इसमें कटिंग का प्रोसेस होता है वो इसके जो क्रॉप वाला रीजन है जहां पे भोजन संग्रहित है वहां से ये पेशनी में आता है और यहां पर इसका जो है कार्य होता है। ठीक है, आई बात समझ में, चलिए जिसको हम क्या बोलते हैं, गिजार्ड भी बोलते हैं। आई बात, चलिए नेक्स्ट हम बात करें इसमें फोरगट में अंदर से, ये जो फोरगट है इसका, ठीक है ना, फोरगट वाला जो भाग है बेसिकली 3 भागों में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो फोरगट वाला जो भाग है वो किससे आस्तरित होता है, क्यूटिकल से आस्तरित होता है। तो ये जो फोरगट वाला भाग है इससे किससे आस्तरित होता है, यह क्यूटिकल से आस्तरित है। ठीक है, ये वाला जो भाग है किससे आस्तरित है, क्यूटिकल से। तो हम इसमें क्या लिख देंगे कि ये वाला भाग इसका क्यूटिकल से आस्तरित होता है। ठीक है, कौन सा वाला भाग, जो फोरगट वाला भाग है वह अंदर से क्यूटिकल से आस्तरित है। तो यहां लिख देंगे हम फोरगट, यानी कि कौन सा, अग्रांत्र, अग्रांत्र भाग। ठीक है, अंदर की तरफ से, आंतरिक तरफ से क्यूटिकल से क्या होता है, यह आस्तरित होता है। ठीक है, अब देखिए ये जो आस्तरित भाग है बेसिकली, ठीक, तो मध्यांत्र और एक सक्रिय व समान व्यास की नलिका होती है। ठीक है, तो यहां तो मध्यांत्र क्या है, एक सक्रिय है, यहां से सक्रिय नलिका दिखाई दे रही है आपको, सक्रिय व सक्रिय नलिका होती है बेसिकली। ठीक है ना, जो कि समान व्यास की होती है। और ये जो फोरगट है और जो मिडगट है, इन दोनों के जो संधि स्थल है इस पे 6 से 8 क्या पाए जाते हैं, यकृतीय अंधनाल पाई जाती है। ठीक है, यानी कि यकृति जो है हेपेटिक सिकी जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ये 6 से 8 संख्या में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है 6 से 8, ये क्या होते हैं, यह हेपेटिक सिकी प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, जिनको हम क्या बोलते हैं, यकृतीय अंधनाल बोलते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, ये संख्या में 6 से 8 होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है, इस संख्या में कितने हैं बच्चों, ये संख्या में 6 से 8 आपको देखने को मिलेंगे, ये कुछ इस तरह से। ठीक है,
आई बात समझ में? जिसको हमने क्या बोला, यकृतीय अंधनाल बोला, ठीक है। और इसके जो सिरे होते हैं वो कैसे होते हैं, बंद होते हैं। इसको यकृतीय अंधनाल या जठरीय अंधनाल भी हम इसे कहते हैं, ठीक। देखिए इसके जो सिरे हैं वो कैसे हैं, इसके सिरे यहां पर बंद होते हैं। फिर इसमें नीचे की तरफ क्या होती है, यहां पे जो यकृतियां अंधनाल बनाती हैं ये पाचक रस का निर्माण करती हैं। इनमें क्या बनता है, पाचक रस बनता है, ठीक है, जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। अब इसके बाद देखिए आपको ये जो नीचे नलिकाएं दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी कि मिडगट और ये जो हिंडगट है, पूरी आहार नाल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी कैसे हो गई, ये तो हमारी जो है हमारी फोरगट हो गई, ठीक। फोरगट और जो हमारी मिडगट है उसका संधि स्थल हो गया। अब यहाँ पे जो हमारी मिडगट और हिंडगट है तीन भागों में विभाजित है, यानी कि जो हमारी मध्यांतर है और पश्चांतर है, इनके मध्य में कुछ नलिका का 100 से 150 पतली इसमें क्या उभार जो पाए जाते हैं, ये उभार क्या कहलाते हैं, ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहला जाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स कहलाते हैं। ये जो उभार होते हैं ये संधि स्थल पर उपस्थित है, 100 से 150 पतले रंग की पील नलिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, पतले रंग की 100 से 150 पतले पीले रंग की नलिकाएं। तो ये कैसी नलिकाएं हैं, ये पीले रंग की नलिकाएं हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरह से ये नलिकाएं उपस्थित हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, जिनकी संख्या 100 से 150 होती है। कितनी संख्या है बच्चों यहाँ पे इनकी, 100 से 150 इनकी संख्या होती है। तो हम यहीं पे लिख लेते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ये होती है 100 से 150, ठीक है। 100 से 150 होती हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। संख्या कितनी संख्या हो गई यहाँ पे इनकी, 100 से 150 इनकी संख्या हो जाती है और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं, या मेलपिजी नलिकाएं इनको हम कह देते हैं, ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं, ठीक है। फिर देखिए इसके आगे का जो भाग है वो इलियम और कोलोन और रेक्टम, इन तीन भागों में विभाजित होता है, ठीक है। तो ये वाला भाग कौन सा हो गया, देखिए इसका ये अंधनाल वाला भाग हो गया। फिर इसके बाद ये जो आपको रीजन है इसको हम क्या बोल देंगे, शुद्धांत्र बोल देंगे। ये कौन सा रीजन कहलाएगा, इसका शुद्धांत्र, ठीक है। उसके बाद ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर भाग इसका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इसका वृद्धांत्र, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या हो गया, ये इसमें मलाशय हो गया। तो इसको हम एक शॉर्ट जो तरीका है उससे भी जान सकते हैं, जैसे इसको हम बोल देंगे इनकार, ठीक है। चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है बेसिकली शुद्धांत होते हैं, वृद्धांत होते हैं और मलाशय होता है। यानी कि इसके अंदर हम बात करें तो इसमें इलियम है, ठीक है, कोलोन है और रेक्टम है, ठीक है। आई बात समझ में? तो ये तीन भागों में इस तरह से यह विभाजित होता है। क्लियर? चलिए तो अब इसके कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, अगर उनके बारे में हम चर्चा कर लें तो हम यहां लिख सकते हैं कि देह भित्ति जो है वो, आहार नाल जो है वो हम कहते हैं कि तीन भागों में विभाजित होती है, ठीक है ना। तो देह गुहा में स्थित आहार नाल यानी कि एलिमेंट्री कैनाल तीन भागों में विभाजित होती है, ठीक है। कौन कौन से भाग हो जाएंगे इसके, आहार नाल के अगर भाग की हम बात करें तो पहला हो जाएगा इसमें फोरगट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्रांत्र बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हो जाएगा यहां पर मिडगट, जिसे हम क्या बोलते हैं, मध्यांत्र बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा यहां पे हाइंडगट,
हाइंड गट, जिसे हम क्या बोलते हैं, पश्चांत्र बोलते हैं। आई बात समझ में? तो अग्रांत वाला भाग हो गया, मध्यांत हो गया, पश्चांत हो गया, इन तीन भागों में यह विभाजित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसमें चर्चा करें अगली। तो मुख में छोटी नलिका उपस्थित होती है। ठीक है, मुख में छोटी नलिका उपस्थित होती है जो कि ग्रसनी में खुलती है। कहां खुल रही है ये? ग्रसनी में जाके। ये मुख वाला भाग हो गया, यहां से छोटी नलिका है, किस में खुल रही है? ग्रसनी में जाके खुल रही है। तो हम लिखते हैं कि मुख में छोटी नलिका होती है, छोटी नलिका होती है जो कि किस में खुलती है? यहां के यह ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, जो कि ग्रसनी में खुलती है। ठीक है, अब देखिए ये ग्रसनी में जाके खुल रही है। अब ग्रसनिका में क्या है? पत्ती भित्ती वाले कोश में जाके खुलती है। कैसा होता है? ये जो कोश आपको दिखाई दे रहा है, ये पतली भित्ती वाला कोश होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोप बोलते हैं। ठीक है, तथा यह ग्रसनी पतली भित्ती वाले, पत्ती भित्ती वाले, ये जो कोश दिखाई दे रहा है आपको, इस कोश में खुलती है। पतली भित्ती वाले कोश में खुलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम अन्नपुट या क्रॉप के नाम से जानते हैं, जिसे हम अन्नपुट या क्रॉप के नाम से जानते हैं। और यहां पर क्या होता है? भोजन का संग्रहण होता है। क्या हो रहा है यहां पर? भोजन का संग्रहण होता है। ठीक है, चलिए अब इसी में क्या होते हैं? इसी में बच्चों अगर हम बात करें यहां पर, तो इसमें प्रोवेंट्रिकुलर्स पाए जाते हैं। इसमें पीछे की तरफ क्या होते हैं? हमने यहां बात करी थी कि क्या है ये शस्त्र यानी कि प्रोवेंट्रिकुलर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेशणी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये बाह्य मोटा वर्तुल, इनमें क्या होता है? बाह्य, ये जो हमने बात करी बाह्य मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है। तो हम इसमें लिखते हैं कि इसमें पीछे पेशणी होती है, यानी कि प्रोवेंट्रिकुलर्स पेशणी होती है, जो कि क्या करती है? ये जो है इसके बाहर जो है मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है, इसके बाहर मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है, तो जो इनकी ये उपत्वचा होती है वो मोटा स्तर बनाती है। इनकी उपत्वचा मोटा स्तर बनाकर दांतनुमा संरचना बना लेती है। दांतनुमा संरचना बना लेती है, जो कि किस में काम आता है? इसके फ्रूट को क्रश करने में, ग्राइंडिंग करने में सहायक होता है। ठीक है, जो कि भोजन को चबाने व काटने व तोड़ने में सहायक होता है।
आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो अब ये वाला भाग हो गया जिसको हमने क्या बोलते हैं यहाँ पे गिजाड़ दिया, जो कि संरचना कैसे बनाती है, एक दांतनुमा संरचना इसमें बनाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर जो इसका भाग है, अब इसमें फोर गट अंदर से क्या होती है, जो फोर गट वाला भाग है वो अंदर से क्यूटिकल से आस्तरित होता है। एक चीज और लिख लेते हैं हम, तो हमने यहां लिखी रखा है कि फोर गट जो है वो किससे है, क्यूटिकल से आस्तरित है, तो ये पॉइंट हमारा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक, इसके बाद जो फोर गट है और जो मिड गट है, यानी कि मध्यांतर, अग्रांत और मध्यांतर है, इसके मध्य भाग में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो भाग है ये क्या है, ये सब जो है यहाँ पे ये आकृति अंधनाल होती है, जो क्या होते हैं, इनका अग्रसिरा क्या होता है, बंद होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि इनमें मध्यांतर में और में फोर गट अंदर से क्यूटिकल से आस्तरित है, मध्यांतर में सक्रिय समान व्यास की नलिका होती है, तो हम लिखते हैं कि मध्यांतर में सक्रिय, पहली चीज सक्रिय समान व्यास की नलिका होती है, समान व्यास की समान व्यास की नलिका है, जो कि क्या हो रहा है यहां पे, ये देखिए फोर गट व मिड गट के संधि स्थल पर 6 से 8 यहां पे हेपेटिक सिकीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नलिका होती है जिसमें अग्रांत्र, अगांत्र यानी कि फोर गट व मध्यांत्र यानी कि मिडगट के संधि स्थल पर के संधि स्थल पर 6 से 8 संख्या में जो है यकृति अंधनाल उपस्थित होती हैं, या हम कह सकते हैं कि 6 से 8 से यकृति इस अंधनाल, हम कह देते हैं कि स्थल पर 6 से 8 उभार होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, यकृति अंधनाल बोलते हैं, यकृतीय अंधनाल कहते हैं। ठीक है, या हेपेटिक सिकी प्रेजेंट होती हैं इसको, या इसको हम जठरीय अंधनाल भी कहते हैं, या इसे हम जठरीय भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जठरीय घटनाल क्या करती है, बेसिकली यहां पर यह जो है पाचक रस का निर्माण करती हैं, अंधनाल कहते हैं, जो कि पाचक रस का निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं यहां पे, ये पाचक रस का निर्माण करती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। ठीक है, अब देखिए आपको यहां पे बिल्कुल राउंड शेप दिखाई दे रही है, क्या है, इसकी आहार नली है। अब यहां पे हमने बात करी पहले तो फोर गट की और मिड गट की, इसके बीच में क्या है, कुछ बंद प्रकार के यकृतीय अंधनाल उपस्थित हैं जो कि पाचक रस का स्त्रावण कर रही है। अब जो इसका मिड पार्ट है, यानी कि जो मिड वाला भाग है, आहार नली से नीचे की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मिड गट है और जो इसकी हिंड गट है, इन दोनों के मध्य में 100 से 150 पतली लंबी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नलिकाएं पाई जाती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो नलिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं मेलपिगियन नलिकाएं, जो कि उत्सर्जन का कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं इनको हम। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि मध्यांतर यानी कि मिडगट और हिंडगट के संधि स्थल पर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहां पे मिडगट व हाइंडगट के संधि स्थल पर, के संधि स्थल पर 100 से 150 पतले पीले या पीली नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाएं उपस्थित होती हैं, जो कि
मेलपिगी नलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, कैसे कहलाती हैं ये? मेलपिगी नलिकाएं कहलाती हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेलपिगी नलिकाएं हो गई। अब देखिए ये जो इसका भाग है, यह किस भागों में था? इसमें इलियम और दूसरा हो जाएगा हमारा कोलोन और रेक्टम। ठीक है, तो यह इलियम व कोलोन तथा रेक्टम में विभाजित होती है, विभाजित होती है। ठीक है, तो यहां पे इसके तीन भाग पाए जा रहे हैं। इलियम में कोलोन हो गया, इलियम हो गया, कोलम हो गया और रेक्टम हो गया। फिर क्या हो गया? जो मलाशय वाला भाग है इसको हमने क्या बोल दिया? ये जो मलाशय वाला भाग है ये इसमें उपस्थित है, यानी कि शुद्धांत उपस्थित है, बृहदांत उपस्थित है और मलाशय है। क्लियर है? ठीक, चलिए नीचे की तरफ क्या है? ये स्टाइल है, एनएस स्टाइल है। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो यहां पर आपका क्या है, जो हमने इसका आंतरिक भाग है, एनाटॉमी का भाग है यहां पर, वो हमने इसका यहां पे जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका भाग हमने यहां पे कंप्लीट किया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे इसके जो परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? तो आपने ये कंप्लीटली नोट डाउन कर लिया है ना? चलिए, तो यहां पर बेसिकली देखिए, अब इसमें हम बात करें तो यहां जो परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का देखने को मिलता है? इनमें खुला परिसंचरण तंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे रब कर देता हूं। तो अब देखिए, इसमें जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो इसके अंदर जो रक्त है वो कैसे जाएगा? कैविटी के अंदर गिरेगा और वहां से अंगों के द्वारा काम में ले लिया जाएगा। ठीक है, यही होता है ना? तो रुधिर वाहिनियां इसमें क्या होती हैं? अल्प विकसित होती हैं। कैसी होती हैं? इसमें रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं। अब जब इसमें रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित हैं तो रुधिर गुहा में खुलेंगी, और जब ये रुधिर गुहा के अंदर खुलती हैं तो उसमें सभी जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं? डूबे हुए होते हैं। एक ओपन स्पेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? जिसमें सभी जो अंग हैं वो रक्त के अंदर डूबे हुए रहते हैं और रक्त क्या ऊपर से ऐसे गिरता हुआ रहता है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा करी थी पहले भी। आई बात समझ में? चलिए, तो जब इनके ऊपर रक्त, सभी जो अंग हैं वो उसमें डूबे हुए रहते हैं और खुद के हिसाब से क्या करते हैं? जितनी रक्त की उन्हें आवश्यकता होती है उतना वह एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा जो है बेसिकली इसके अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? रुधिर लसिका कहते हैं। ठीक है, रुधिर लसिका कह देते हैं इसको हम, या फिर इसे हम क्या कह देते हैं? रुधिर लसिका के साथ साथ हम इसको कह देते हैं यहां पे रुधिर प्लाज्मा, जो कैसा होता है? रंगहीन प्लाज्मा होता है। ये डायग्राम में मिटा दूं मैं। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र में क्या है? यहां पे रंगहीन प्लाज्मा उपस्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जो कि रुधिरणाओं से बना हुआ होता है। किससे बना होता है? रुधिरणाओं से बना हुआ, रुधिर कणों से मिलकर बना हुआ होता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो खुले परिसंचरण तंत्र का प्रकार है इसमें, और इसमें रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं। क्लियर? चलिए, तो इस पॉइंट्स को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कर लिखते हैं कि आप इसको सिंपली नोट डाउन कर लीजिए कि खुला परिसंचरण तंत्र इनमें पाया जाता है, रुधिर वाहिनियां इनमें अल्प विकसित होती हैं। ठीक है, जो इनमें कैविटी होती है, जो खुला भाग होता है, उसमें अंग तंत्र इनके अंदर डूबे हुए रहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक, ये जो प्लाज्मा होता है बेसिकली ये रंगहीन होता है। ठीक है ना? अब रंगहीन होने के साथ साथ क्या है? ये रुधिरणाओं से मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर? लिखिए पॉइंट्स हम ये। चलिए हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, हृदय का कैसा होता है? कीपाकार होता है और ऑस्टिया में विभाजित होता है। तो पहले चीज तो लिखते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला
परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तंत्र पाया जाता है। दूसरी हम बात करें, इनमें रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं। क्या है? अल्प विकसित होती है। ठीक है। तीसरी, ये किसमें खुलती हैं? यह रुधिर गुहा में खुलती हैं। कहां खुल रही हैं? ये रुधिर गुहा में खुल रही हैं। ठीक है। अगले बिंदु के बारे में चर्चा करें, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम रुधिर लसिका भी कहते हैं, जिन्हें हम रुधिर लसिका भी कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसी में किसमें खुलती है? रुधिर गुहा में खुलती है, रुधिर लसिका कहते हैं। इसी में सभी अंग डूबे रहते हैं, सभी अंग डूबे रहते हैं। जिस अंग को जितनी आवश्यकता होती है वो उतना रक्त यहां से ले लेता है। ठीक है। तथा यह रंगहीन प्लाज्मा है। कैसा होता है? रंगहीन प्लाज्मा है, जो कि रुधिर कणिकाओं से बना हुआ होता है। रुधिर कणिकाओं से या रुधिराणुओं से बना हुआ होता है। रुधिर कणिकाओं से बना होता है। ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करें, हृदय कैसा होता है इनका? कीपाकार आकृति का होता है। हृदय कीपाकार होता है। ठीक है। कीपाकार कोष्ठों में विभाजित होता है। हम ये लिख सकते हैं, कीपाकार कोष्ठों में विभाजित होता है तथा दोनों तरफ ऑस्टिया पाए जाते हैं। ठीक है। दोनों तरफ क्या पाए जा रहे हैं? यहां पर ऑस्टिया पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें हम बात कर लें किसकी? हमने यहां पे बात कर ली इसके रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। रक्त परिसंचरण के बारे में। ठीक है। हम बात कर लें इसमें नेक्स्ट किसके बारे में? इसके श्वसन के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है। तो श्वसन तंत्र में क्या होता है? इनमें जो ट्रैकियाज होती हैं उनका जाल बना हुआ होता है। तो इनमें ट्रैकिया का क्या होता है? जाल बना हुआ होता है। जाल बना हुआ होता है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करें, हवा श्वास द्वारा, हवा इनमें श्वास द्वारा 10 जोड़ी श्वास नलियों में जाती है। 10 जोड़ी श्वास नलियों में जाती है, नलियों में जाती है तथा जो शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं, पर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। चलिए, तथा इसका जो नियमन होता है वो श्वसन अवरोधनी के द्वारा होता है। इसका नियमन श्वसन
अवरोधनी के द्वारा होता है। ठीक है, बाकी मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स की हमने बात कर ली थी कि मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य करती हैं यहां पर। ठीक है, उत्सर्जी अंग क्या है इनका, उत्सर्जी अंग की तरह यहां पे कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इसके हम तंत्रिका तंत्र के बारे में कि किस तरह से तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। ठीक है बच्चों, आपने पॉइंट नोट डाउन किए ये? ठीक है, फटाफट से आप देख लीजिए, आप इनको नोट डाउन कीजिए, मैं इनको रिपीट करता हूं एक बार। रुधिर में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, रुधिर वाहिनियां अल्प विकसित होती हैं, रुधिर गुहा में खुलती हैं, रुधिर लसिका भी कहते हैं। इसी में क्या होता है, सभी अंग जो है वो डूबे हुए होते हैं। रंगहीन प्लाज्मा है, रुधिर कणिकाओं से बना का होता है। हृदय कीपाकार है, कोष्ठों में विभाजित तरह, दोनों तरफ इसमें ऑस्टिया पाए जाते हैं। श्वसन तंत्र की हम बात करें तो ट्रेकिया होती है इसके अंदर। ठीक है, ट्रेकिया का बना हुआ जाल होता है, हवा इनमें श्वास द्वारा 10 जोड़ी जो श्वास नलिकाएं होती हैं उनमें अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर के पास होते पर व्यवस्थित होती हैं। और इनका नियमन किसके द्वारा होता है, श्वसन अवरोधनी के द्वारा इनका कार्य होता है। आई बात समझ में? चलिए ठीक, अब देखिए नेक्स्ट हम इसकी में किसकी बात करेंगे, हम इसके अंदर अब चर्चा करेंगे यहां पर हमारे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम यहां पे अब जो चर्चा करने वाले हैं वो इसके तंत्रिका तंत्र के बारे में हम यहां पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए तो हमने यहां पे परिसंचरण तंत्र की भी बात कर ली, हमने यहां पे श्वसन की भी बात कर ली। अब हम चर्चा करेंगे यहां पर किसके बारे में, हमारे जो कॉकरोच है, तिलचट्टा है, इसके तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम यहां पे इसकी किसकी बात कर लेते हैं, इसके तंत्रिका तंत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो तंत्रिका तंत्र है कॉकरोच के अंदर अर्थात तिलचट्टा के अंदर, यह भी कैसा है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसमें उपस्थित होगा। ठीक है, पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उपस्थित होगा और एएनएस यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो हम लिख सकते हैं कि यहां पे इसमें हम बात करें, इसमें सीएनएस, ठीक है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगली हम बात करें यहां पे पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एक काम करते हैं, हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि हमारी जगह ज्यादा नहीं गिरेगी। पीएनएस हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एएनएस हो गया हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर ये तीनों सिस्टम जो है हमें इसमें लिखने को मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, फिर हमारा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ऑटोनॉमस में हमारे दोनों भाग आ गए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है? चलिए अब देखिए तिलचट्टे की में हम बात कर रहे हैं, तो जो इसमें तंत्रिका तंत्र होता है वह कैसा होता है, श्रेणीबद्ध होता है। ठीक है, वह गुच्छिकाओं के रूप में उपस्थित होता है। कैसा है, श्रेणीबद्ध है तथा गुच्छिकाओं के रूप में यह उपस्थित है। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं कि तिलचट्टे में या कॉकरोच में तंत्रिका तंत्र कैसा है, श्रेणीबद्ध है, वह खंडीय गुच्छिकाओं का बना होता है, वह खंडीय गुच्छिकाओं का बना हुआ होता है, खंडीय गुच्छिकाओं का
बना होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र कैसा है, इसमें खंडीय गुच्छिकाओं का तथा श्रेणीबद्ध होता है। आई बात समझ में? चलिए अगले बिंदु की हम चर्चा कर लें। कहां पर उपता है ये? यह अधर तल पर स्थित होता है, वह पेड़ होता है और संयोजक के रूप में उपस्थित होता है। कैसा होता है यह अधर तल पर युग्मित यानी कि पेड़ वह संयोजक से जुड़ा रहता है, वह संयोजक से अधर तल पर संयोजक गुच्छिकाएं संयोजक से जुड़ी रहती हैं, संयोजक से जुड़ी रहती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले बिंदु की हम चर्चा कर लें। इसमें तो हम इसमें लिख सकते हैं कि 3 गुच्छिकाएं तो इसमें क्या होती हैं, वक्ष वाले भाग में उपस्थित होती हैं। वह 6 गुच्छिकाएं इसमें उदर में यानी कि उदर वाले भाग में, एब्डोमिनल वाले भाग में स्थित होती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 गुच्छिकाएं वक्ष वाले भाग में यानी कि थोरैक्स, ठीक है, वह 6 गुच्छिकाएं इसमें उदर में उपस्थित होती हैं, उदर में उपस्थित होती हैं। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब 3 गुच्छिकाएं तो इसमें किसमें है, वक्ष वाले भाग में, वो 6 उदर में है। ठीक, अब देखिए जो इसका तंत्रिका तंत्र होता है ना, वो लगभग इसके पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ होता है। तो हम क्या लिखते हैं कि कॉकरोच का तंत्रिका तंत्र इसके संपूर्ण शरीर में फैला हुआ होता है, संपूर्ण शरीर में फैला हुआ होता है। ठीक है, बस संपूर्ण तंत्र के अंदर ही फैला हुआ पाया जाएगा। ठीक है, तथा इसके जो सिर में है वो तंत्रिका तंत्र का केवल थोड़ा सा जो हिस्सा होता है वह उपस्थित होता है। ठीक है, इसके सर में ज्यादा जो है सीएनएस वाला पार्ट नहीं होता है। ठीक, तो हम लिखते हैं कि इसके सिर में, इसके सिर वाले भाग में, सिर वाले भाग में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा ही हिस्सा होता है, तंत्रिका तंत्र का थोड़ा ही हिस्सा होता है, बाकी हिस्सा शरीर के दूसरे भागों में अधर तल पर होता है, शरीर के दूसरे भागों में, शरीर के दूसरे भागों में अधर तल पर होता है। आई बात समझ में? तंत्रिका तंत्र इसके संपूर्ण शरीर में फैला हुआ होता है, लेकिन सिर वाले इस भाग में क्या होता है, यह कम होता है, तथा जो रेस्ट ऑफ जो भाग है, जो हिस्सा है, वह शरीर में दूसरे भागों में अधर तल पर स्थित होता है। इसीलिए जब हम क्या करते हैं,
कि अगर हमने कॉकरोच की गर्दन को काट दिया तो उसकी करीबन 5 से 6 दिन तक उसकी गर्दन में क्या रहती है, जान रहती है। ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए, तो यही कारण होता है कि जब उसकी गर्दन को अलग कर दिया जाता है धड़ से, तो भी उसके अंदर क्या होती है कि 6-7 दिन तक उसमें जो है वो जान बनी रहती है। आई बात समझ में। चलिए नाउ अब देखिए, इसमें संवेदन अंगों की हम बात करें तो इसमें संवेदन अंग किस प्रकार से उपस्थित होते हैं। इसमें मैक्सिलरी स्पर्शक आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, आईज होती हैं, संवेदक अंग इसमें उपस्थित होते हैं, तो इनके बारे में हम लिख लेते हैं। इसमें संवेदक अंग श्रृंगिका, आंख, मैक्सिलरी स्पर्शक, मैक्सिलरी स्पर्शक क्या होते हैं, संवेदी होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। तथा हम लिख सकते हैं कि तथा यह सिर के पृष्ठ सतह पर, सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त यानी कि कंपाउंड आइज, संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये संयुक्त नेत्र क्या करते हैं, ये क्या करते हैं कि एक तरह का मोज़ेक विजन बनाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आई बोलते हैं। तो मोज़ेक विजन बनाने से हमारा क्या तात्पर्य है, मोज़ेक विजन बनाने से हमारा तात्पर्य क्या, देखिए पहली चीज तो है कि इनके जो आईज होती है उसमें 2000 से ऊपर ओमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये ओमेटिड्स भी क्या करते हैं कि रात्रि में निकलते हैं, रात्रिचर हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इनकी रात के अंदर भी क्या करते हैं कि जिनकी ओमेटिड्स हैं यानी कि जो कंपाउंड आईज हैं, ये सब मिलकर क्या करती है, इनको कई तरह के छाया इनमें तैयार कर देती है, यानी कि रात्रि के अंदर भी ये छाया को देख सकते हैं। ये इनके अंदर विशेषतम गुण हो गया। ठीक है, कंपाउंड आइज होती है तो बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स है वो बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पृष्ठ सतह पर एक जोड़े संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। तो प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग हम लिख सकते हैं इसमें प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 ओमेटिया होते हैं। टिया होते हैं, ठीक है, जो कि रात्रि में भी क्या करते हैं, रात्रि में भी छाया दिखाते हैं। आई बात समझ में। और इसी कारण इसको हम क्या बोलते हैं, इसी कारण यह रात्रिचर होते हैं। कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये रात में ही निकलते हैं। आई बात समझ में। इनके नेत्रों में मोज़ेक चित्रण यानी कि मोज़ेक विजन पाया जाता है। ठीक, क्लियर। चलिए
बिल्कुल क्लियर। तो यहां पे संयुक्त नेत्र हैं, 2000 ओमेटिया उपस्थित है इसके अंदर, जो कि रात्रि में भी क्या करते हैं, छाया को दिखाते हैं। इसी कारण ये कैसे होते हैं, रात्रिचर होते हैं। आई बात समझ में? नाउ इनके नेत्रों में क्या होते हैं, मोजेक विजन पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसमें हम बात करें कि जो इसमें तिलचट्टा क्या होता है, द्विलिंगी होता है। और जो इसमें नर जनन जो उपस्थित होते हैं वो कैसे होते हैं, इसके अंदर जो है ये दोनों लिंग में पूर्ण विकसित जननांग इनमें पाए जाते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह प्राणी द्विलिंगी होते हैं तथा द्विलिंगी होते हैं, ये रात्रिचर होते हैं, बात द्विलिंगी होते हैं तथा दोनों लिंगों में पूर्ण विकसित जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, दोनों ही जनन लिंगों में क्या होते हैं, इसमें जनन अंग विकसित रूप से पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें नर के जनन अंग में वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, नर के जनन अंग में क्या पाए जा रहे हैं, यहां पे नर के जनन अंग में इसमें वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि जोड़ी में होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं। वह चौथे व छठवें खंड में उपस्थित होते हैं, जो कि कैसे होते हैं, ये जो कि जनन अंग वृषण में पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं। और मैं जो कि चौथे व छठे खंड के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, पार्श्व भाग में स्थित हैं तथा इनमें यह संपूर्ण शुक्राणु पाए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए तो आप इसका नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए अब इसमें क्या है कि प्रत्येक वृषण में एक पतली नलिका होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्र वाहिनी बोलते हैं, जिसे हम शुक्र वाहिनी कहते हैं, जो कि शुक्र वाहिनी कहते हैं तथा जो कि स्खलन वाहिनी में या शुक्राशय से होती हुई कहते हैं, जो कि शुक्राशय से होती हुई
स्खलन नलिका में खुलती है, से होती हुई स्खलन नलिका में खुलती है। ठीक है, आई बात समझ में? कहां पे खुल रही है ये? स्खलन नलिका में खुलती है। क्लियर? चलिए, आपने ये वाले पॉइंट नोट डाउन कर लिए हैं, मैं इन्हें रब कर सकता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहां पे ये जो शुक्राशय से होती हुई किस में खुल रही है? स्खलन नलिका में जाकर यह खुल जाती है। ठीक है, चलिए, तथा यह किस में खुलती है? पुनः से वापस यह नर जनन छिद्र में खुलती है। किस में खुलती है यह जाके नर के जो जनन छिद्र होता है उसके अंदर खुलती है, और वहां से क्या होते हैं? शुक्राणु है वह बाहर निकलते हैं। ठीक, और ये उपस्थित कहां होता है? ये गुदा के अधर में स्थित होता है। आई बात समझ में? कहां उपस्थित होता है बच्चों? ये गुदा के अधर में स्थित होता है। ठीक है, चलिए, तो हम इसमें लिखते हैं कि प्रत्येक वृषण में एक पतली नलिका होती है जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, जो कि शुक्राशय से होती हुई स्खलन नलिका में खुलती है। ठीक है, तथा हम इसमें लिखते हैं कि यह नर जनन छिद्र में खुलती है, नर जनन छिद्र में खुलती है, जो कि कहां उपस्थित होता है? जो कि गुदा के जो कि अधर में स्थित होता है, अधर में स्थित होता है। ठीक है, तो नर जनन छिद्र में खुल रहा है, वह अधर में स्थित होता है। आई बात समझ में? चलिए, नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो यह एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि की यह एक विशिष्ट छत्रक रूपी यह एक विशिष्ट छत्रक रूपी जो ग्रंथि है, जो उदर के छठे व सातवें खंड में होती है। एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि जो कि उदर के छठवें व सातवें खंड में होती है, सातवें खंड में होती है। ठीक है, जो कि सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती हैं। क्या कार्य करती हैं? जो कि सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती हैं। सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती हैं। आई बात समझ में? तो नर जनन छिद्र में खुल रही है, ये शुक्रवाहिनी होती है, पतली होती है, जो कि शुक्राशय में खुलती है, और वहां से स्खलित वाली जो नलिका है उसमें खुलती है। और ये किसमें खुलती है? स्खलन का जो भाग है वह नर जनन छिद्र में खुलता है। ठीक है, नर जनन छिद्र में जो है एक विशिष्ट प्रकार की जो है, मतलब नर जनन छिद्र में खुलता है जो कि उदर के अधर में स्थित होता है, तथा यह एक विशिष्ट छत्रक रूपी ग्रंथि होती है जो कि उदर के छठवें व सातवें खंड में होती है, तथा सहायक जनन ग्रंथि का कार्य करती है। आई बात समझ? क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट बिंदु की हम बात करें तो शुक्राणु व शुक्राशय क्या होते हैं? यहां पे संग्रहित रहते हैं। तो क्या लिखते हैं कि शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित रहते हैं।
संग्रहित रहते हैं तथा इनके पुंज के रूप में उपस्थित रहते हैं ये, तथा यह पुंज के रूप में आपस में चिपके रहते हैं, आपस में चिपके रहते हैं। कैसे रहते हैं ये? पुंज के रूप में आपस में एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। क्लियर है? चलिए फिर इनको हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम शुक्राणुधर बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? शुक्राणुधर कहते हैं। क्या कह रहे थे इन्हें? इन्हें हम शुक्राणुधर कहते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए नाउ मैथुन के समय ये क्या कर दिए जाते हैं? मैथुन के समय यह विसर्जित कर दिए जाते हैं। क्या? शुक्राणु। तो मैथुन के समय यह शुक्राणु विसर्जित कर दिए जाते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम किसकी बात कर लें? यहां पे हमने नर के बारे में बात कर ली, अब हम मादा के बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम बात कर लेते हैं मादा के बारे में। तो मादा में क्या होते हैं? यहां पे दो अंडाशय उपस्थित होते हैं। मादा में दो अंडाशय होते हैं। मादा में दो अंडाशय उपस्थित होते हैं। जो कि उदर से दूसरे व छठे खंड में, दूसरे व कौन से खंड में? दूसरे वह छठे खंड में, दूसरे तथा छठे खंड में पार्श्व में स्थित होते हैं। पार्श्व में पीछे की तरफ स्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें प्रत्येक अंडाशय में, मादा की बात कर रहे हैं हम, तो मादा के प्रत्येक अंडाशय में 8 अंडाशय उपस्थित होते हैं। कि मैं अंडाशय में 8 अंडाशय में 8 अंडाशय नसिका व अंडाशयों का बना होता है। अंडाशय नलिका व अंडाशयों का बना हुआ होता है। बना हुआ होता है जिसमें क्या होते हैं? जो अंडे परिवर्तित हो रहे हैं उनकी श्रृंखला इनके अंदर उपस्थित होती है। इनमें परिवर्तित हो रहे अंडों की श्रृंखला
उपस्थित होती है। ठीक है, तो प्रत्येक अंडाशय में क्या होते हैं, 8 अंडाशय नलिकाएं वो उपस्थित होती हैं। ठीक है, और अंडाशयों का बना हुआ होता है जिसके अंदर एक श्रृंखला होती है जिसमें क्या होते हैं, परिवर्धित जो अंडे हैं वह उपस्थित होते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो यहां पे हमने नर के बारे में पढ़ लिया, मादा के बारे में पकड़ लिया। चलिए आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है बच्चों, नोट डाउन किया आपने? चलिए नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते हैं कि प्रत्येक अंडाशय में क्या हुआ, यहाँ पे 8 अंडाशय नलिका अंडाशयों का बना हुआ होता है। इसमें परिवर्तित हो रहे अंडों की श्रृंखला उपस्थित होती है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, दोनों तरफ के जो अंडाशय हैं वह एक साथ मिलकर क्या करते हैं, अंडवाहिनी का निर्माण करते हैं। और ये अंडवाहिनी क्या करती है, एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, योनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम इसमें लिख सकते हैं कि दोनों तरफ के अंडाशयों में, दोनों तरफ के अंडाशयों के अंडवाहिनियां आपस में मिलकर आपस में मिलकर एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है, एक मध्य अंडवाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम योनि के नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, योनि कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक, और ये किस में खुलती है, यह योनि जो है वो जनन कोष्ठ में खुलती है तथा यह जनन कोष्ठ में खुलती है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें जो अंडे होते हैं वो गहरे भूरे व काले, हल्के काले रंग के हम कह सकते हैं उस प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं इसके अंदर कि इनमें पाए जाने वाले जो अंडे होते हैं, ये पॉइंट आपने नोट डाउन कर लिया है, मैं इसे रब कर देता हूं। इसमें पाए जाने वाले अंडे कैसे होते हैं, हल्के भूरे व काले रंग के होते हैं। ठीक, तो हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें पाए जाने वाले अंड कवच, हल्के गहरे भूरे व लाल रंग के होते हैं, काले नहीं बच्चों, लाल रंग के। ठीक है ना, मुझसे कभी कभार जबान स्लिप हो जाता है। तो इसमें पाए जाने वाले अंड कवच हल्के गहरे भूरे व लाल रंग के होते हैं। ठीक है ना, तथा इसमें क्या है, जंतु का कार्य करते हैं। अंडाशय पाए जाने वाले अंड कवच हल्के गहरे भूरे रंग के होते हैं तथा यह कितने होते हैं, यह संख्या में 9 से 10 होते हैं। यह संख्या में 9 से 10 होते हैं तथा प्रत्येक अंड कवच में, ठीक है, इनके प्रत्येक अंड कवच में 14 से 16
अंडे पाए जाते हैं। ठीक है, तो मादा में संख्या कितनी होती है अंड कवच की? 9 से 10 होती है, और प्रत्येक अंड कवच के अंदर 14 से 16 अंडे इनमें पाए जाते हैं। तो यानी कि हम कहें कि एक बार के अंदर करीबन 140 से 160 अंडे ये दे देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नाउ अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो जो पी अमेरिकाना है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? पी अमेरिकाना, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो बेसिकली हम बात करें पी अमेरिकाना की हम चर्चा करें तो इसके अंदर जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो कैसा होता है? इसके अंदर जो परिवर्तन होता है वो पैरामेटाप्लीज नामक परिवर्तन इसके अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, पी अमेरिकाना इसमें परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, अब जिसमें जो परिवर्तन पाया जाता है उनमें क्या होती हैं कि यहां पे इसमें निम्स पाई जाती हैं, इनमें निम्स पाई जाती हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखिए यहां पे हमने इसके तंत्रिका तंत्र के बारे में चर्चा कर ली और इसके साथ में हमने इसके जो जनन तंत्र है उसके बारे में भी हमने यहां पर चर्चा कर ली है। तो इस पॉइंट में हम तंत्रिका तंत्र व जनन तंत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, जनन तंत्र, आई बात समझ में? ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने जनन तंत्र के बारे में चर्चा कर ली। नर जनन छिद्र में खुलती है, अधर में स्थित होता है। विशिष्ट छत्तक रूपी ग्रंथियां होती है जो उदर के छठे व सातवें खंड में उपस्थित होती हैं, जो कि सहायक जनन ग्रंथियों का कार्य कर रही हैं। शुक्राणु शुक्राशय में संग्रहित होते हैं और जब मैथुन की क्रिया होती है तो यह रिलीज कर दी जाते हैं, यानी कि विसर्जित कर दिए जाते हैं। आपस में शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं? चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? शुक्राणुधर भी कहते हैं। मादा में अंडाशय इसमें 2 उपस्थित होते हैं तथा जो कि उधर से दूसरे व छठे खंड में पार्श्व में पाए जाते हैं। प्रत्येक अंडाशय में अंडाशय क्या होता है? यहाँ 8 अंडाशय बनते हैं जिनमें परिवर्तित हो रहे अंडों की श्रृंखला उपस्थित होती है। और इसमें जो अंडों की श्रृंखला उपस्थित है तो इसमें क्या है कि जो दोनों तरफ के अंडाशय हैं वो अंडवाहिनियां मिलकर मध्य प्रकार की अंडवाहिनी का निर्माण करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। ठीक है, और ये किसमें खुलती है? जनन कोष्ठ में जाकर खुलती हैं। ठीक है, चलो तो इसमें पाए जाने वाले अंड कवच कैसे होते हैं? हल्के व गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तथा यह संख्या में 9-10 होते हैं तथा इनमें प्रत्येक में अंड कवच में 14 से 16 अंडे उपस्थित होते हैं, यानी कि लगभग हम बात करें तो 140 से 160 अंडे इसके अंदर जो है वो एक बार में ये दे देती है। पी अमेरिकाना में बात करें तो इसमें परिवर्तन पाया जाता है, इनमें निप्स पाई जाती है। ठीक है, अभ्रक अवस्था, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभ्रक अवस्था कहते हैं। ये भी आप लिख लीजिए, इसमें अभ्रक अवस्था होती है। आई बात समझ में? चलिए तो यहां पे हमारा जो है कंप्लीट होता है हमारा कॉकरोच का भाग। ठीक है, तो यहां पे हमने कंप्लीट कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी से लेके यानी कि बाह्य आकार की से लेकर हमने इसकी एनाटॉमी यानी कि आंतरिक जो आकार की है उन सभी के बारे में हम यहां पर विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि अभी तक जो भी जानकारी मैंने आपको दी विस्तृत रूप से, हमने यहां पे बिल्कुल एनसीईआरटी की एक बार लाइन टू लाइन हमने यहां पे कवर अप करी है। हमने कोई ऐसा बिंदु नहीं छोड़ा है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ और हमने उसे एक्सप्लेन नहीं किया हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने आपको जानकारियां दी वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। और देखिए आपकी परीक्षा के हिसाब से भी यहां से जो है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम बात करेंगे हमारे दूसरे जीव के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे मेंढक यानी कि फ्रॉग के बारे में। तो इस वाले जो चैप्टर है जो हमारा प्राणियों में संरचनात्मक संगठन है, इसमें हम अर्थवर्म, फ्रॉग और जो हमारा कॉकरोच है उन तीनों को हम कवर अप करेंगे। तो यहां हमने जो हमारा कॉकरोच अर्थात तिलचट्टा है उसको हमने कंप्लीटली कवर अप कर लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की कक्षा में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।